Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your science class. So in previous class हमने अपने चैप्टर नंबर 3 को पढ़ा था and I hope कि आप सबने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 4. And the title of the chapter is conservation of plants and animals. So बच्चों आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं अपने प्लांट्स और एनिमल्स को. So let's start with the chapter. सबसे पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं. So a forest is a self-sufficient system of plants and animals which is dominated by tree. A forest जो है जंगल क्या है? Self-sufficient system है plants और animals का और इसको dominate किसने किया हुआ है बच्चों? ट्रीज ने किया हुआ है. जो फॉरेस्ट है वो हमारे नेचुरल वेल्थ है एंड जो फॉरेस्ट है वो हमारे फाइनली बैलेंस्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पे जो सेल होते हैं ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स वो सक्सेसफुली इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से. जैसे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं. कैसे? क्योंकि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं सो एनिमल्स फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. मेनली जो हार्बिवोर्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, राइट. सो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बच्चों वो मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को. And the rich variety of plants and animals, they have a strong relationship with their habitat. So बच्चों जो भी हमारी rich variety हमें देखने को मिलती है चाहे वो plants की हो चाहे वो animals की होती है so वो क्या शो करती है? बहुत ही strong relationship को शो करती है अपने habitat के साथ. So when a forest is destroyed, जब हम forest को destroy करते हैं, deforestation करते हैं so large number of animals वो एकदम extinct हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं या फिर endangered हो जाते हैं. So to conserve the habitat of rare and endangered animals and plants, it is necessary to protect the forest. So अगर हमें conserve करना है किसको बच्चों? Habitat को of rare and endangered animals, even plants. So हमें क्या करना पड़ेगा? हमें protect करना पड़ेगा अपने forest को. तभी हम plants और animals को क्या कर सकते हैं? Conserve कर सकते हैं. और तभी ये जो बैलेंस है जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रह सकता है. लेकिन अगर ये जो फॉरेस्ट है वो ऐसे ही काटे गए तो क्या जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, राइट. नाउ कमिंग टू न्यू टर्म्स बच्चों यहाँ पे आपको कुछ न्यू टर्म्स दिए हुए हैं. इन टर्म्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो भी वर्ड्स और मीनिंग्स है वो आपको अच्छे से लर्न भी करनी है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. द अर्थ इज फुल ऑफ लाइफ. हमारा जो अर्थ है इसमें आपको ढेर सारी लाइफ देखने को मिलती है चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो, राइट. सो नो वन नोज एग्जैक्टली द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. और इसी वजह से किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितनी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें लिविंग देखने को मिलते हैं अर्थ में. एंड These are innumerable microbes, plants and animals. और हमें ढेर सारे innumerable, which means कि हम गिन भी नहीं सकते कि कितने microbes हैं, कितने plants हैं, कितने animals हैं. And all the living organisms are made up of elements and molecules. और जितने भी हमारे organisms होते हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं बच्चों? वो elements से मिलके बने हैं और वो हमारे molecules से मिलके बने होते हैं. So though all the living organisms have some fundamental similarities, yet nature is full of fascinating diverse form of living organisms. भले ही हमने माना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज तो हैं, लेकिन हमारा जो नेचर है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है फैसिनेटिंग डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से. द टोटल नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ ये रेफर्ड करते हैं टू एज दी बायोडाइवर्सिटी, विच मीन्स कि जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स है. अब जरूरी तो नहीं है कि जो लाइफ फॉर्म्स है वो सिमिलर हो, कुछ प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स होंगे, कुछ माइक्रोब्स होंगे, राइट, कुछ ह्यूमन बींग्स भी हैं. तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं. जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बच्चों इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी है या फिर वेरिएबिलिटी है सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स लाइफ का, राइट. ये क्या है बच्चों? ये हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है. नाउ कमिंग टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेचर. जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के लिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? फॉरेस्ट आर दी गुड एडॉब फॉर वाइल्ड लाइफ. अब जितने भी वाइल्ड लाइफ होते हैं उसमें इंक्लूड क्या होता है? बच्चों उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे सारे ही
फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जैसे कि चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ये सारे ही इसमें इंक्लूड होते हैं। जितने भी वाइल्ड प्लांट्स हैं वो माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, एल्गी हो सकता है, फंगी हो सकते हैं, लिवरवॉर्ट्स हो सकते हैं, फर्न्स हो सकते हैं, कॉनिफर्न्स हो सकते हैं, फ्लावर प्लांट्स हो सकते हैं, ये सारे ही आपके वाइल्ड प्लांट्स होते हैं। ऐसे ही जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसमें भी माइक्रोब्स हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, इंसेक्ट होते हैं, फ्रॉग्स, फिश, बर्ड्स, मैमल्स, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। इसी को तो हमने बायोडाइवर्सिटी कहा था, राइट, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, right? So forest is a place where both the animals and plants add to the biodiversity. तो forest क्या है बच्चों, हमारे जो जंगल है वो ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं दोनों ही ऐड करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को। सो यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है जो कि आपको कंप्लीट करनी है, राइट। सो आपको इसमें करना क्या है, कलेक्ट करना है कुछ पिक्चर्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स के विच यू डू नॉट फाइंड अराउंड यू, और वो ऐसे पिक्चर्स होने चाहिए, ऐसे एनिमल्स या फिर प्लांट्स होने चाहिए जो कि आपको कॉमनली देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है एक एल्बम को ऑफ दीज स्पेसिमेंस फॉर योर रेफरेंस। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डीजनरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारी पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी है इसका डीजनरेशन क्यों हो रहा है। So degeneration of biodiversity comes from different factors, right? So the first one is natural disaster. Natural disaster जैसे कि कभी कभी storms आ जाते हैं, साइक्लोन्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक है, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, लैंडस्लाइड हो गए, फॉरेस्ट में फायर लग गया, ड्रॉट हो गया, ये सारे आपके नेचुरल डिजास्टर हैं जिसकी वजह से हमें डीजनरेशन देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी का। द सेकेंड वन इज मैन मेड डिजास्टर्स, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं लैंड में, उसके पैटर्न्स में, राइट। ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे कि हमें पता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो डिमांड है, जो नीड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, राइट। अर्बनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लियर लैंड चाहिए, राइट, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। एनर्जी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एमिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एंड बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जो कि मैन मेड डिजास्टर के अंदर आते हैं, जो कि डीजनरेशन करवाते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी का। नाउ कमिंग टू डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। सो हमने बोला कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। सो हम देखेंगे कि उसके कॉजेस क्या क्या हैं। सो अ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ, जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होते हैं हमारे वेलबींग के लिए एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड के लिए। बट टुडे अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज हैज़ डन टू द बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा है। क्यों? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नाउ वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। क्या मतलब होता है बच्चों, जब हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं एंड यूज करते हैं उस लैंड को अदर पर्पसेस के लिए, तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। नाउ जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के, उनको हम कट कर रहे हैं अपने पर्पसेस के लिए, और कौन कौन से पर्पस है वो यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। जैसे कि द फर्स्ट वन इज प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम लैंड को प्रोक्योर कर रहे हैं सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट कर पाएँ। द सेकेंड वन इज बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। जब हमें हाउस को बिल्ड करना होता है, फैक्ट्रीज का सेटअप करना होता है, सो उसके लिए भी हमें लैंड की ज़रूरत होती है, और वो लैंड हम कैसे लेते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन करके लेते हैं। थर्ड वन इज मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड्स एज अ फ्यूल। हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, हम फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। सो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हमने पेड़ काट तो दिए, हमने फॉरेस्ट को क्लियर भी कर दिया, लेकिन उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलते हैं। सो बच्चों, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इंक्रीज हो जाता है हमारा टेम्परेचर, एंड जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है अर्थ में। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 का लेवल भी बढ़ जाता है। जो ग्राउंड वाटर लेवल है बच्चों वो और ज़्यादा कम हो जाता है, एंड जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो डिस्टर्ब करता है नेचर के बैलेंस को।
नाउ अगर ये जो कटिंग ऑफ ट्रीज है वो कंटिन्यू रहा तो जो रेनफॉल एंड जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी कम होती चली जाएगी। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलमिटीज, और जो नेचुरल कैलमिटीज होने के चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे कि ड्रॉट हो सकता है, राइट, क्योंकि हमने बोला कि ट्रीज कम है तो रेनफॉल के चांसेस भी कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से सूखा पड़ सकता है, डिस्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, कॉन्सिक्वेंसेस होती है डिफॉरेस्टेशन की। सो अब हम देखेंगे कि ड्रॉट होता क्या है। सो वी नो दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हम सभी को पता है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सो फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अगर ट्रीज कम है मतलब कि कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा। सो उसकी वजह से होगा क्या कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लांट क्या कर रहे थे, प्लांट तो एब्जॉर्ब कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन आपने उन्हीं प्लांट्स को काट दिया है। तो अब हुआ क्या कि अल्टीमेटली हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया और जो ट्रीज थे वो कम होते चले गए, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों वो ट्रैप कर लेगा हीट रेज को विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। नाउ इसकी वजह से हमें टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा और जो अर्थ का वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रेनफॉल के चांसेस हैं, जो बारिश होने की संभावना थी वो और ज़्यादा कम हो जाएगी और उसी की वजह से हमें सूखा देखने को मिलेगा, उसी की वजह से हमें ड्रॉट देखने को मिलता है। द सेकेंड वन इज डिस्ट्रैटिफिकेशन। सो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा मेजर कॉज है जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब बच्चों जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, ये अफेक्ट होता है बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जैसे ही हम क्या करते हैं, कट डाउन करते हैं ट्रीज को, उसकी वजह से और ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ट्री के रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, राइट। अगर ट्री ही नहीं होंगे तो, ट्री के रूट्स नहीं होंगे तो सॉइल को होल्ड करके रखने के लिए भी कोई नहीं होगा, तो जो सॉइल है वो बहुत ईजिली अपनी टॉप लेयर से रिमूव हो जाएगा, जिसको हमने सॉइल इरोजन बोला है। सो रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वो एक्सपोज करता है लोअर हार्ड रॉकी लेयर्स को, राइट। अब ये जो सॉइल होता है ये लेस ह्यूमस होता है, लेस फर्टाइल होता है। सो जो ग्रेजुअली होगा क्या कि जितना भी फर्टाइल लैंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेजर्ट के अंदर, राइट, और इसी को ही हम डिस्ट्रैटिफिकेशन के नाम से बोलते हैं। नाउ जो डिफॉरेस्टेशन है बच्चों, इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी कम हो जाएगी एंड जो मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड वो और ज्यादा कम हो जाएगा। सो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, बाढ़ देखने को मिलेगा, फ्लड्स देखने को मिलेंगे, राइट। देन वी हैव डिसअपियर एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो बच्चों जब आप फॉरेस्ट को कट डाउन करते हो, पोचिंग करते हो, राइट, पोचिंग का मतलब क्या है, ट्रैम्पलिंग या फिर कैप्चरिंग एंड हंटिंग, उसको आप पोचिंग बोलते हो। उसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल की जो स्पीशीज है वो डिसअपियर होने लग जाती है, राइट। सो दे आर एक्सटिंक्ट टुडे, और आज के टाइम पे वो एक्सटिंक्ट हो भी चुकी है। जब हम एक्सेसिव क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, उसकी वजह से हमें डीजनरेशन देखने को मिलती है सर्टेन स्पीशीज में। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स थे, बहुत सारे फ्लैशी एनिमल्स थे जो कि डिसअपियर हो चुके हैं इन दी पास्ट। जैसे कि डोडो की अगर हम बात करें, विच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड फ्रॉम दी मॉरिशियस, उसको इजीली कैप्चर किया जाता था, उसको मारा जाता था फूड के लिए, एंड उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला बच्चों, पूरा का पूरा हमें डिसअपीयरेंस देखने को मिल गया फ्रॉम दी आइलैंड, विच मीन्स कि जो डोडो है वो आज के टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलता है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो लुप्त हो चुका है। इट इज नो मोर टुडे। So mechanization on farms is also affecting the population of the cattle, जैसे कि आपके horses, mules, asses, ox, bulls, जिनको रखा जाता था by the farmers as draught animals। अब बच्चों ये जो केटल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेयर होते जा रहे हैं, एंड जो डायनासोर है वो तो आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट ही हो चुका है। अब आपको डायनासोर फर्दर देखने को नहीं मिलते हैं। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ डायनासोर एज वेल, राइट। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 2, आप क्या करना है बच्चों, एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। जो एनिमल की लाइफ है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है। सो आपको लिस्ट करना है कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं एंड डिस्कस भी करना है आपको अपनी क्लास में विद योर टीचर। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। So we get fiber
वुड, फूड, फ्यूल, ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है। सो जो मैनेजमेंट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड ये क्या है बच्चों, ये हमारे क्योंकि सबसे ज्यादा यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। एंड फॉरेस्ट क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है। सो बच्चों इसी वजह से हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। एंड इट इज वेरी एसेंशियल कि हम जितने भी फॉरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके एयर है, वाटर है, लैंड है, इन सारी चीजों को हमें कंजर्व भी करके रखना पड़ेगा, राइट। सो द रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है विद देयर हैबिटेट। सो व्हेन अ फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड, जैसे ही एक फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या फिर वो खुद से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बहुत सारे नंबर्स में एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या फिर एंडेंजर्ड हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हैबिटेट को कंजर्व करके रखें, सो दैट कि जितने भी रेयर हमारे क्या है, रेयर एनिमल्स है, इवन जो हमारे एंडेंजर्ड एनिमल्स है, प्लांट्स है, ताकि हम उनको प्रोटेक्ट करके रख पाए। नाउ कमिंग टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सो जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को। दूसरी चीज़, ये मेंटेन करते हैं बैलेंस को, किसके बीच में, CO2 और O2 के बीच में, विच मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस बनाने का काम होता है एटमॉस्फेयर में, वो फॉरेस्ट का होता है। प्रोवाइड करते हैं आपको लकड़ी फॉर मेकिंग हाउसेज एंड मेकिंग फर्नीचर। फोर्थ क्या है, ये आपको रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वुड मिलता है फॉर मेकिंग पेपर एंड गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। जितने भी हमारे हार्मफुल सोलर रेडिएशन है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारे फॉरेस्ट करते हैं। हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, हमारे वाटर साइकिल को ऑन गोइंग रखते हैं, जो फ्लड्स आने वाले हैं उनको चेक करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, एक्सेट्रा। सो बच्चों इसी वजह से हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा। लेकिन हम फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे करें? सो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं या फिर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे कि आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। सो सबसे पहला है बच्चों प्लांट हार्वेस्टिंग। सो प्लांट हार्वेस्टिंग में हम करते क्या है, a better way is to cut only source of the trees in an area. The uncut trees prevent soil erosion and produce seeds so that new trees can grow. So बच्चों प्लांट हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हमने कहा है कि एक बेटर वे है कि हम क्या करें, हम कट करें सिर्फ सोर्सेज ऑफ ट्रीज को, राइट, इन अ पर्टिकुलर एरिया, सो दैट कि जितने भी हमारे अनकट ट्रीज हैं जिनको हमने काटा नहीं है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करके रखें एंड वो सीड्स को भी प्रोड्यूस करें और वही सीड्स का हम यूज करें वापस ग्रो करने के लिए प्लांट्स को। दैट इज प्लांट हार्वेस्टिंग। सेकेंड वन इज स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। So in case it is very necessary to cut trees in reserve area, equal number of trees are to be planted in neighboring area. अगर डिफॉरेस्टेशन करना भी है तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितने भी आप चीज़ों को, जितने भी आप ट्रीज को कट कर रहे हो, आपको उन्हीं ट्रीज को, उतने ही अमाउंट में ट्रीज को प्लांट भी करना है किसी और जगह, सो दैट कि जो जितने भी क्या थे बच्चों हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस थे डिफॉरेस्टेशन के, वो हमें फेस करना ना पड़े। तीसरा है बच्चों एफॉरेस्टेशन। सो वन मैन वन ट्री, हर एक आदमी को एटलीस्ट एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। एंड ये जो स्लोगन है वो एनकरेज करता है हर एक पर्सन को, ताकि वो एक ना एक बार तो प्लांट को प्लांट करे अपने लाइफ टाइम में। फिर आता है बच्चों प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर। सो जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है बाय द फायर एवरी ईयर। एंड जो फायर होता है बच्चों वो किस वजह से हो सकता है, वो लोगों की केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकता है या फिर नेचुरल मेथड्स की वजह से भी हो सकता है। नेचुरल मेथड्स जैसे कि कभी कभी लाइटनिंग हो जाता है, लाइटनिंग ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रीम्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, सो उसकी वजह से भी हमें फायर देखने को मिलता है। जो फॉरेस्ट फायर होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है कैसे, बाय स्प्रेइंग द एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। हम एयरक्राफ्ट से क्या कर सकते हैं, जितने भी एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशंस होते हैं उनको स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड को बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स। इसकी हेल्प से हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। देन वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। सो बच्चों सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉज है डिस्ट्रक्शन का, दैट इज डिजीजेस एंड इंसेक्ट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर हमें रिमूव करना पड़ेगा किसको, इन्फेक्टेड ट्रीज को। और हम इसके लिए यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का एंड फंगिसाइड्स का। नाउ बच्चों जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं ये एफिशिएंटली कंट्रोल्ड होते हैं बाय नेचुरल इंसेक्ट प्रेडेटर्स एंड ये किल करते हैं इंसेक्ट को बहुत ही लार्ज नंबर में।
देन वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग। हमें क्या नहीं करवाना, हमें ओवर ग्रेजिंग नहीं कराना। सो बच्चों, जब हम ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं कैटल को, शिप को, हॉर्सेस को, सो ये सिर्फ ग्रासलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन ये जो यंग ट्रीज होते हैं जो कि आने वाले होते हैं उनको किल कर देते हैं या फिर उनको खा लेते हैं, राइट, जिसकी वजह से ट्रैम्पलिंग हो जाता है। द लोअर लीव्स आर ईटन अप, जो नीचे की लीव्स होती है उनको खा लेते हैं, एंड जो रूट्स होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट्स की वहीं पे डेथ हो जाती है। सो जो ओवर ग्रेजिंग है हमें उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा अगर हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है या फिर सेव करना है तो। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, जो हाइड्रोपोनिक्स है बच्चों, वो न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि इनेबल करता है प्लांट्स को ताकि वो ग्रो हो पाए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रेदर देन इन दी सॉइल, विच मीन कि हम सॉइल में ग्रो ना करके एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसमें ग्रो कर रहे हैं। उसी टेक्नोलॉजी को हमने हाइड्रोपोनिक्स का नाम दिया है। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होता है अगर आपको ग्रो करना है क्रॉप को फ्यूचर में, एज क्योंकि हमें पता है कि जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो आज के टाइम पे काफी ज्यादा कम हो चुकी है, और मे बी अगर हम फ्यूचर में देखें तो वो और ज्यादा रिड्यूस हो सकती है। सो उसी वजह से हमने हाइड्रोपोनिक्स का क्या किया है बच्चों, इन्वेंशन किया है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वाइल्ड लाइफ। सो डू यू नो व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? क्या आपको पता है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होती है? सो इट रेफर्स टू ऑल द प्लांट्स, इसमें सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि नॉन डोमेस्टिकेटेड होते हैं, दैट इज कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है उसको हम वाइल्ड लाइफ के नाम से जानते हैं, राइट। तो बच्चों ये जो टर्म है वो यूजुअली रेफर करता है एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को जो कि एकदम अनडिस्टर्ब्ड है बाय द ह्यूमन बीइंग्स। जो वाइल्ड लाइफ होती है वो आपको सारे इकोसिस्टम्स में देखने को मिलती है, और ये जो इकोसिस्टम है बच्चों ये सारे ही प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं इन एन एरिया अलोंग विद द नॉट लिविंग कॉम्पोनेंट, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टाज एक्सेट्रा। ये सारी ही चीजें मिलके हमारे इकोसिस्टम को बनाती है। जितने भी हमारे डेजर्ट है, रेन है, फॉरेस्ट है, प्लेन्स है, एंड अदर इंक्लूडिंग द मोस्ट डेवलप्ड अर्बन एरियाज ऑल हैव डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमें हर जगह ही अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं। जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है बच्चों उसमें मोस्टली इन्वॉल्व होता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, क्योंकि हमें क्या करना है, कंजर्व करना है वाइल्ड लाइफ को, एंड सम रेमेडियल मेजर्स और स्ट्रैटेजीज कैन बी अडॉप्टेड। वन सच मेजर इज टू डेवलप प्रोटेक्टेड एरियाज। तो बच्चों इस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमने क्या किया है, हमने कुछ मेजर्स लिए हैं, हमने कुछ स्ट्रैटेजीज को बनाया है, और उन्हीं स्ट्रैटेजीज में से एक क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज को डेवलप करना। डू यू नो व्हाट आर प्रोटेक्टेड एरियाज? क्या आपको पता है कि ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है ये होते क्या है? सो बच्चों प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जो कि स्पेशली डेवलप किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। अब ये जो लैंड्स है वो अलॉटेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट थ्रू द लीगल प्रोसेसेस, और इसमें इंक्लूड होते हैं आपके नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल। सो हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि नेशनल पार्क होता क्या है। सो बच्चों नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो कि रिजर्व होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, एंड वहाँ पे जितने भी हैबिटेंट्स होते हैं वो अपने नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसमें रह सकते हैं और उसमें ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इट इज डिक्लेयर्ड, इसको डिक्लेयर किया गया है, एंड इट इज ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या किया जाता है, जितना भी क्या है बच्चों, जितना भी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है, जितना भी पॉल्यूशन है, उन सारी चीजों से जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सो बच्चों जो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था वो था हुइली नेशनल पार्क, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। उसके बाद इसका रीनेम कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, एंड आज के टाइम पे हम इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। सो बच्चों आज के टाइम पे इंडिया के पास 90 से भी ज्यादा नेशनल पार्क्स है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हमारी कंट्री में जो है यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, मंडला एमपी, गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात, हजारीबाग नेशनल पार्क विच इज हजारीबाग झारखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड, बंदीपुर नेशनल पार्क मैसूर कर्नाटका, काजीरंगा नेशनल पार्क जोरट असम। तो बच्चों ये असम है, राइट। उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क जो कि आपको लखीमपुर खेरी यूपी में देखने को मिलेगा, एंड शिवपुरी नेशनल पार्क जो कि आपको एमपी में देखने को मिलता है।
कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जिसमें आपको बोला है एट वन टाइम देयर वर मोर देन 40,000 टाइगर्स इन इंडिया। एक टाइम पे 40,000 से भी ज़्यादा टाइगर हुआ करते थे इंडिया में। एंड अगर हम देखें तो 1972 में हार्डली हमारे पास 1827 बच गए थे। जो शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला है ऑन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, वो किस वजह से था बच्चों? वो डिफॉरेस्टेशन या फिर इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, पोचिंग एंड ब्रोकन फूड चेन, उसकी वजह से था। जो फूड चेन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एट टाइम्स हम क्या करते हैं, हम किल कर देते हैं बहुत सारे स्नेक को, फ्रॉग, लिजर्ड्स, बैट्स, आउल्स को बहुत ही रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन दी इकोसिस्टम, क्योंकि हम कभी भी ये रियलाइज ही नहीं करते कि उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है इकोसिस्टम में, और हम उनको किल कर देते हैं और हम खुद को भी हार्म करते हैं। सो दे माइट बी स्मॉल इन साइज, वो भले ही साइज में स्मॉल हो लेकिन उनका अपना एक रोल होता है इकोसिस्टम में जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, एक पार्ट होते हैं फूड चेन का या फिर फूड वेब का। नाउ कमिंग टू सेंचुरी। सो बच्चों सेंचुरी क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है किसी भी डिस्टर्बेंसेस से, एंड वो अपने नेचुरल हैबिटेट में आराम से रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेली या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, एंड अदर्स जो आपको परमानेंट रेजिडेंट में देखने को मिलेंगे। जो इंडिया है, इंडिया के पास मोर देन 500 सेंचुरीज हैं, एंड इनको कॉमनली रेफर किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम से। सो देयर आर 28 टाइगर्स, राइट, 28 टाइगर्स हैं, एंड रिजर्व्स गवर्न्ड बाय द प्रोजेक्ट टाइगर, और इसी वजह से इन टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया या फिर चलाया गया। सो दे आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द फाइट टू सेव द इंडियन टाइगर, और जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें जो इंडियन टाइगर्स है उनको बचाने की बात की गई है। सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर स्पेसिफिकली नेम्ड एज बर्ड सेंचुरी। सो बच्चों कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको स्पेसिफिकली हमने नेम क्या दिया है, बर्ड सेंचुरी, एंड कुछ सेंचुरीज के नाम यहाँ पे आपको गिवन है, जैसे कि दाचिगाम सेंचुरी इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा आपको मनस टाइगर सेंचुरी देखने को मिलता है एट बारपेटा असम। उसके अलावा आपके पास पालामू सेंचुरी है जो कि आपको दाल्टोनगंज झारखंड में देखने को मिलता है। सुंदरबन टाइगर सेंचुरी है, उसके अलावा सरिस्का सेंचुरी है, रणथंभौर सेंचुरी है, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी है, कोयलाडियो घना बर्ड सेंचुरी है, राइट। उसके अलावा चिलिका सेंचुरी है। ये सारे ही सेंचुरीज आपको देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व। सो बच्चों जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े एरिया होते हैं of protected land for conservation of wildlife, plant, animal resources and traditional life of the tribal living in a area। So बच्चों बायोस्फीयर में हम क्या करते हैं, हम प्लांट और एनिमल को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो भी ट्राइब्स होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, उनके कल्चर को भी प्रिजर्व करने का काम बायोस्फीयर रिजर्व का होता है। सो बच्चों ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये हेल्प करते हैं बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, और जो भी कल्चर होता है उस पर्टिकुलर एरिया का उसको मेंटेन करने के लिए आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। सो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स को, जिसको नाम दिया है बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन फॉर कंजर्वेशन विच इज गिवन बाय IUCN ऑफ द 14 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से जो 4 है बच्चों वो क्या है, वो पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के, विच इज बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम लिस्ट, राइट। सो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नाउ दे आर कौन कौन से हैं, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, एंड अदर आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जैसे कि पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, गैस थिमलाई बायोस्फीयर रिजर्व एंड नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपको मेघालय में देखने को मिलते हैं। सो आपने देखा कि हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में आपको ढेर सारे बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ पे आपको एक दूसरी एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आपको अपने स्कूल में परफॉर्म करनी है विद द हेल्प ऑफ अ टीचर, एंड
कमिंग टू फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमें पता है कि जो जंगल होते हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। सो जो मैनेजमेंट होता है फॉरेस्ट का वो काफी ज्यादा मेजर टास्क है हमारे लिए बिफोर द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है हमारा हैबिटेट प्रिजर्वेशन। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो जो भी नेचुरल हैबिटेट है उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। सो एनवायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब कब होता है, जब ट्रीज को हम काटते हैं एट सच अ रेट कि वो वापस रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं। दिस इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ न्यूमरस प्लांट्स एंड माइग्रेशन ऑफ मेनी एनिमल्स, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट होता है और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपनी जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि उस जगह पे क्या नहीं मिलता उनको, फर्दर फूड और शेल्टर नहीं मिलता है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। सो अगर हमें प्रिवेंट करना है डिफॉरेस्टेशन को तो यही एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे कि हम हैबिटेट को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमें प्लांट करना पड़ेगा न्यू फॉरेस्ट को और प्रोवाइड करना पड़ेगा शेल्टर को, फूड को फॉर दी वाइल्ड लाइफ। क्रिएट करने पड़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बाय सेटिंग असाइड परमानेंट प्रोटेक्टेड एरियाज, जहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो रह सकते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है हैबिटेट प्रिजर्वेशन का, राइट। द सेकेंड वन इज हंटिंग रेगुलेशन। सो बैन ऑन हंटिंग ऑफ एनिमल्स, हमें बैन करना पड़ेगा कि कोई भी एनिमल को हंट नहीं कर सकता। पोचिंग हमें बैन करना पड़ेगा, स्पेशली ऐसे एनिमल्स को जो कि थ्रेटन स्पीशीज है, विच मीन्स कि ऐसे स्पीशीज जो कि बहुत ही कम नंबर में हमारे पास रह गए हैं। एंड ये जो थ्रेटन स्पीशीज है बच्चों, दे हैव बीन क्लासिफाइड बाय द IUCN इन आर कैटेगरीज। सो बच्चों यहाँ पे जो स्पीशीज है उनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आपके पास एंडेंजर्ड स्पीशीज है। सो बच्चों एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं जो कि फेस कर रहे हैं डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, विच मीन्स कि आगे फ्यूचर में जाके वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वो लुप्त हो सकते हैं। तो कौन कौन से स्पीशीज हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, मस्क, डियर, ब्लू व्हेल, चीरू, डियर, डक, अमंग प्लांट्स विच इज गिंको ट्रीज, मैनी वीड्स जिसमें इंक्लूड होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये सारे ही आपके बच्चे एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। देन वी हैव वल्नरेबल स्पीशीज। सो बच्चों वल्नरेबल स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं जो कि वर्ज पे हैं कि वो एंडेंजर्ड हो सकते हैं अगर उनको टाइमली प्रोटेक्ट नहीं किया तो। फॉर एग्जाम्पल डियर, मोंकी, लंगूर, फिजेंट्स, वल्चर्स, पोर्क्यूपाइंस, राइनोसोर्स, टोर्टोइज एंड इवन जो फ्रॉग्स होते हैं और ग्रास होपर्स होते हैं वो भी बच्चों वल्नरेबल स्पीशीज में इंक्लूड होते हैं। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो इंडिया है बच्चों वो कंटेन करता है 172 स्पीशीज ऑफ एनिमल को विच इज कंसिडर ग्लोबली थ्रेटेंड और 2.9% ऑफ वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। नाउ इसमें इंक्लूड होते हैं 53 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 69 ऑफ बर्ड्स, 23 रेप्टाइल्स होते हैं और 3 स्पीशीज एम्फीबियंस की भी होती है। देन वी हैव रेयर स्पीशीज। सो बच्चों रेयर स्पीशीज क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जो कि हमें बहुत ही स्मॉलर नंबर में मिलते हैं एंड बहुत ही इनकी लिमिटेड पॉपुलेशन होती है। सो इसमें इंक्लूड होते हैं आपके एंडेमिक स्पीशीज एंड जिसमें से कुछ हैं आपके ऑर्चिड्स एंड राइनोसोर्स। देन वी हैव थ्रेटन स्पीशीज। सो बच्चों थ्रेटन स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं जो कि डिसअपियर हो सकते हैं अगर ह्यूमन एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ी या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, लायन, टाइगर, रैबिट्स, डियर, उसके अलावा टाइबेटियन एंड अदर्स, ये सारे आपके थ्रेटन स्पीशीज में आ जाते हैं। देन वी हैव फ्लोरा एंड फौना। सो बच्चों जो स्पीशीज होती है प्लांट्स के टुगेदर उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, जबकि जो एनिमल के स्पीशीज होती हैं टुगेदरली हम उनको फौना के नाम से जानते हैं। सो बच्चों जो किसी भी कंट्री की फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है। हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच है फ्लोरा एंड फौना दोनों में ही, एंड जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फूड को फॉर अस एंड फॉर एनिमल्स। जो हमारे ट्रीज है जैसे कि साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा, ये क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स होते हैं फ्लोरा के। जबकि जो आपके चिनकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सारे ही एग्जाम्पल होते हैं फौना के ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। सो यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन है, ये पिक्चर्स है अर्जुन ट्री की,
सिल्वर फॉन्स ट्री की, चीतल की एंड योर चिनकरा, राइट। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी, यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्राई करना है, आइडेंटिफाई करना है फ्लोरा एंड फौना को ऑफ योर एरिया एंड आपको उनको लिस्ट भी करना है। ये छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आपको परफॉर्म करनी है। नाउ कमिंग टू एंडेमिक स्पीशीज, अब हम देखने वाले हैं कि एंडेमिक स्पीशीज होती क्या है। सो बच्चों, एंडेमिक स्पीशीज में हमारी वो स्पीशीज आती है प्लांट और एनिमल की जो कि एक्सक्लूसिवली हमें मिलती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। नाउ ये हमें नेचुरली हर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल होते हैं और पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट होते हैं जो कि एंडेमिक जोन में हो सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में हो सकते हैं या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में ही हमें देखने को मिलते हैं बस। जैसे कि लाइक ह्यूमंस एंड ग्रे रैट्स, ये वाइड स्प्रेड हैं एंड इनहैबिटेड मोस्ट रीजन्स while others have very restricted distribution। जबकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम ह्यूमंस तो हर जगह है, हर कंट्री है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में देखने को मिलते हैं, राइट। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों वो आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगी, विच मीन्स कि ऐसे एनिमल्स या फिर प्लांट जो कि आपको सिर्फ एक आइलैंड में देखने को मिल रहे हैं, माउंटेन के टॉप पे देखने को मिल रहे हैं, सिंगल रिवर या फिर लेक में देखने को मिल रहे हैं। सो साल और जो वाइल्ड मैंगो होता है वो 2 एग्जाम्पल्स है एंडेमिक फ्लोरा के ऑफ दी पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। एंड उसके बाद जो बाइसन है, इंडियन जाइंट स्क्वेरल है, फ्लाइंग स्क्वेरल है, ये एंडेमिक फौना होते हैं इस एरिया के। उसके अलावा एंडेमिज्म इज ऑलवेज रिलेटिव टू अ ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट एज वेल। सो यहाँ पे आपको सारी पिक्चर्स गिवन है, जैसे कि रैट है, बाइसन है, वाइल्ड मैंगो है, जाइंट स्क्वेरल है एंड फ्लाइंग स्क्वेरल की पिक्चर्स भी आपको यहाँ पे गिवन है। नाउ कमिंग टू रेड डेटा बुक। सो बच्चों ये क्या है, दिस इज द सोर्स ऑफ बुक जो कि एक रिकॉर्ड रखता है सारे ही एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का। एंड देयर आर डिफरेंट रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज। और हमारे पास डिफरेंट रेड बुक होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। और ये बुक डिजाइन किया गया है ताकि हम डिटरमाइन कर पाए कि कितना रिलेटिव रिस्क है एक्सटिंक्शन का। एंड जो मेन पर्पस होता है टू दी IUCN रेड लिस्ट, ताकि हम कैटलॉग कर पाए एंड हाईलाइट कर पाए इन स्पीशीज को जिनको लिस्ट किया गया है एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब बच्चों जितने भी एंडेंजर्ड और वल्नरेबल होते हैं वो इसमें कैटेगराइज किए जाते हैं। जो IUCN की रेड लिस्ट होती है उसमें इंक्लूड होते हैं इंफॉर्मेशन ऑन द स्पीशीज जो कि कैटेगराइज हमने किए हैं एज एक्सटिंक्ट, विच मीन्स कि ऐसे स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्ट है, जो कि अब हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सो उन स्पीशीज को भी यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। नाउ कमिंग टू माइग्रेशन। सो बच्चों माइग्रेशन क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मूव करते हैं बहुत ही ग्रेट डिस्टेंट प्लेस पे फॉर अ वेरी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड उसके बाद अपने घर वापस चले जाते हैं आफ्टर सम टाइम, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। अब बच्चों ये जो मास मूवमेंट हो रहा है एनिमल्स का वो आपका माइग्रेशन है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। सो सबसे पहला हमारे पास है सीजनल माइग्रेशन। सो बच्चों ये अकर होता है बहुत सारे स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट में, बर्ड में, मेरीन एनिमल्स में। एंड ये जो टाइप के माइग्रेशंस होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फूड एंड वाटर। कुछ बर्ड्स होते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज जैसे कि आपके स्ट्रोक्स, साइबेरियन क्रेन्स एंड मिलार्ड डक्स, वो विजिट करते हैं इंडिया एवरी विंटर, राइट। एंड जो नेक्स्ट एंड रेज देयर यंग वन इन अ न्यू होम, और ये क्या करते हैं, ये नेस्ट करते हैं, अपनी यंग वन को रेज करते हैं एंड उसके बाद वापस अपने घर चले जाते हैं जब वहाँ का वेदर वार्म हो जाता है। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि बहुत ही दूर प्लेसेस से आई होती हैं एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे फिशेज हैं जैसे कि सैल्मन, एल्स माइग्रेट करते हैं टू स्वैपिंग ग्राउंड्स एंड विच में इन्वॉल्व अ चेंज फ्रॉम सॉल्ट वाटर। अभी क्यों होता है, क्योंकि हमें सॉल्ट वाटर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसी वजह से बहुत सारे फिशेज हैं जैसे कि सैल्मन है वो भी माइग्रेट करता है और कहाँ आ जाता है बच्चों, ग्राउंड्स में आ जाता है। मैनी मेरीन क्रीचर्स जैसे कि आपके सी टर्टल्स, सील्स एंड बहुत सारे सी बर्ड्स होते हैं जो कि शोर की तरफ आ जाते हैं जब उन्हें ब्रीड करना होता है, जबकि जो एम्फीबियंस होते हैं वो गैदर होते हैं नियर दी वाटर एट द स्टार्ट ऑफ द ब्रीडिंग सीजन, राइट। अनदर टाइप ऑफ माइग्रेशन वो क्या है बच्चों, विच इज वन वे ट्रिप is the regular disposal of young of the most species। अब certain आपके marine worms होते हैं
दे हैव अ मंथली माइग्रेशन पैटर्न, उनको हमें मंथली माइग्रेशन पैटर्न देखने को मिलता है। ये इन्फ्लुएंस होता है बाय द फेजेस ऑफ मून, जैसे जैसे मून के फेजेस चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे कुछ सर्टेन वॉर्म्स होते हैं जो कि माइग्रेट होते हैं मंथली, राइट। सम टाइम ये जो माइग्रेशन होता है वो बहुत ही सीरियसली अफेक्ट करता है बाय द इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, विच मीन्स कि अगर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं नेचुरल हैबिटेट्स का, उसकी वजह से भी हमें अर्ली माइग्रेशन देखने को मिलते हैं। देन वी हैव रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। सो बच्चों हमें पता है कि जो पेपर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पेपर क्या है, प्रोडक्ट है ट्रीज का, एंड ये हमें फॉरेस्ट से मिलता है। सो क्या आपको पता है कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज लग जाते हैं 1 टन पेपर को बनाने के लिए। सो इसी वजह से हमें पेपर को सेव करना चाहिए, एंड पेपर को हम बहुत बार रिसाइकिल भी कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप 5 to 7 टाइम्स पेपर को बहुत इजीली रिसाइकिल कर सकते हो। अगर हम सेव करते हैं एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, तो हम बहुत सारे ट्रीज को सेव कर सकते हैं इन अ ईयर। सो हमें सेव करना पड़ेगा, रीयूज करना पड़ेगा और रिसाइकिल करना पड़ेगा। सो बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज, इससे कि हम सिर्फ ट्रीज को सेव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं, हम वाटर को सेव कर रहे हैं जो कि पेपर को मैन्युफैक्चर होने के लिए लगता है। मोर ओवर जो अमाउंट होता है हार्मफुल केमिकल्स का जो कि पेपर में हम यूज कर रहे हैं, हम उसको भी कम कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू रिफॉरेस्टेशन। सो बच्चों रिफॉरेस्टेशन क्या है, रीस्टॉक करते हैं हम डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को, कैसे, नए नए प्लांट को प्लांट करके, राइट। एंड जो भी प्लांटेड ट्रीज होते हैं दे शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज, वो सेम स्पीशीज के होते हैं एंड हमें फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। सो हमें एटलीस्ट प्लांट करने चाहिए बहुत सारे ट्रीज को, जितने एटलीस्ट उतने ट्रीज तो हमें प्लांट कर ही लेने चाहिए जितने हमने कट किए हुए हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, नेचुरली भी रिफॉरेस्टेशन होता है। सो इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर हम डिफॉरेस्टेड एरिया को अनडिस्टर्बली छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से हमें रिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। अगर हम नेचुरल रिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं वहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता ह्यूमन बींग्स का। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडियस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, हमने ऑलरेडी फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज मचा दिया है। बट इफ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशन, अगर हमें रिटेन करना है ग्रीन वेल्थ को हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, सो प्लांटेशन इज द ओनली ऑप्शन जो कि हमारे पास बचता है। अब बच्चों ये जो एक्ट है इसका एम क्या है कि हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है नेचुरल फॉरेस्ट को, एंड जितने भी बेसिक नीड्स है लोगों की उसको फुलफिल करना है और नियर दी फॉरेस्ट, राइट। सो यहाँ पे आपको रिफॉरेस्टेशन का एक पिक्चर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन बच्चों अगेन यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, राइट। नाउ कमिंग टू समिंग अप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स है ऑन द अर्थ उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ऑन द अर्थ एंड ऑल्सो फॉर द ह्यूमन रेस। जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, उसकी वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी में हमें डीजनरेशन देखने को मिलते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इंक्रीज होता है टेम्परेचर, एंड जो हमारा क्या होता है अर्थ का पॉल्यूटेड लेवल होता है वो भी और ज्यादा बढ़ जाता है। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट, इन सभी को नाम दिया गया है ऐसे एरिया है जहाँ पे कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन होता है फॉरेस्ट का या फिर एनिमल का। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन होते हैं वो मैनेजमेंट होते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज के, ताकि हम एनवायरनमेंट को सेव कर पाए। जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं वो कौन से स्पीशीज होते हैं, जो कि फेस कर रहे हैं डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। उसके बाद हमने देखा कि जो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स होते हैं उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, और जो एनिमल्स की स्पीशीज होती हैं उनको हम फौना के नाम से जानते हैं। जितनी भी एंडेमिक स्पीशीज होती हैं वो ऐसी स्पीशीज होती है प्लांट और एनिमल की जो कि आपको एक्सक्लूसिवली एक ही पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है। फिर हमने रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ा, ये हमारी बुक होती है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स के और प्लांट्स के। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि मूव करते हैं बहुत ही ग्रेट डिस्टेंस स्पेस पे फॉर अ वेरी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड वापस अपने घर में चले जाते हैं। इसी जो हमारा क्या है मास मूवमेंट हो रहा है एनिमल्स का, उसको हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमें सेव करना है, रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है पेपर को, सो दैट कि हम ट्रीज को, एनर्जी को और वाटर को, तीनों चीजों को बचा पाए। इफ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ, अगर हमें रिटेन करना है अपनी ग्रीन वेल्थ को हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो उसके लिए बच्चों प्लांटेशन इज द ओनली ऑप्शन जो हमारे पास अभी बचा हुआ है, राइट।
सो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप सब इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।